तो मशीन लर्निंग के हमारे लास्ट के दो टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। एक टॉपिक हम आज कवर करेंगे, ठीक है। एक वी विल ट्राई कि हम कल में कवर कर ले, ठीक है। तो जो लास्ट के दो टॉपिक आपके मशीन लर्निंग के बचे हुए हैं, दैट इज फर्स्ट वन जो आज हम करने वाले, दैट इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगेन हमने देखो क्लस्टरिंग करी थी, राइट। क्लस्टरिंग का जो कंसेप्ट है ना, वो उतना ही है जितना हमने कल पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा भी क्लासिफिकेशन पे आ गए। इस बार हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब टेक्स्ट क्लासिफिकेशन इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों है व्हेन यू आर कंपेयर्ड टू नॉर्मल क्लासिफिकेशन? तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन में ना हमारे पास ऑलरेडी कैटेगरीज होती हैं, ऑलरेडी हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। देखो कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पे भी होती है, बट द मेन डिफरेंस कम्स कि भाई जब मैं डिसीजन ट्री या फिर रैंडम फॉरेस्ट या किसी भी चीज की बात कर रहा हूँ, तो हम ना वहां पे डेटा को इंटीजर्स में रख रहे हैं, राइट। एंड डेटा बेसिकली कंपेयर हो रहा है कि इससे बड़ा है, इससे छोटा है, या कैसे है, उस तरीके से हमारे पास हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं एंड उसके हिसाब से प्रिडिक्शन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब मैं टेक्स्ट की बात करता हूँ, तो टेक्स्ट के अंदर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलती है हमें, कि भाई टेक्स्ट में हजारों कॉम्बिनेशन, हजारों वर्ड्स हो सकते हैं, राइट। एंड सेकेंडली हमारे पास जो टेक्स्ट जब मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ना कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है, राइट। और मैं नॉर्मल अपने टेक्निकल डेटा सेट में देखूं, तो एक पर्सन की एज 38 है, ठीक है। उसके बेसिस में प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, राइट। मेरे को कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए, एज 38 है, एक नंबर है मेरे पास, ठीक है, बस उतना मेरे को मोर देन इनफ है, राइट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट, ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक वर्ड बोला फिल्म, ठीक है। क्या फिल्म, कैसे फिल्म, फिल्म के बारे में क्या, राइट। तो मेरे को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट चाहिए, है ना। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट की वजह से हमारा जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा जो अब तक हम मशीन लर्निंग की क्लासिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ते आए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को फिगर आउट करने के लिए हमारे पास कुछ नए टर्म्स आते हैं, ठीक है। लेट मी सी कि हम यहाँ पे वो वाले कवर करेंगे, डीप लर्निंग में कवर करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। हमने मैट्रिसेस वगैरह के बारे में तो पढ़ लिया था ना, ओके। हाँ, ठीक है। तो ठीक है। तो व्हाट वी आर गोना डू इज कि हम ना एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड वेक्टराइजेशन, ठीक है। वेक्टराइजेशन जो प्रोसेस होता है, वो बेसिक सा क्या प्रोसेस है कि भाई मैं जो अपने वर्ड्स है, ठीक है, उनको नंबर्स में, इंटीजर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज एम्बेडिंग, ठीक है। तो ड्रॉ करके बताते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ओके। तो एक मिनट, ठीक है। तो मेरे पास ना एक सबसे पहले प्रोसेस होता है एम्बेडिंग, एक प्रोसेस हुआ मेरे पास एम्बेडिंग, ठीक है। एम्बेडिंग का मतलब क्या है कि भाई जैसे ए है, तो ए को लेट से -8 में इंटीजर में कन्वर्ट कर देना, टेक्स्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एम्बेडिंग, ठीक है। क्लियर है। एम्बेडिंग के बाद मेरे पास एक प्रोसेस होता है कॉल्ड वेक्टराइजेशन, ठीक है। मतलब वेक्टराइजेशन टेक्निकली इस पूरे प्रोसेस का नाम है, बस एम्बेडिंग के बाद मैं और क्या करता हूँ कि इसमें ना लिंक्स बनाता हूँ, ठीक है। लिंक्स का क्या मतलब है कि भाई -8 -9 से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होगा कंपेयर टू 10, ठीक है। ये दोनों एक सेम ग्रुप में फॉल कर सकते हैं, बट 10 एक डिफरेंट ग्रुप होगा, ठीक है। जो एक प्रोसेस है, इसी को हम लिंकिंग कहते हैं बेसिकली, ठीक है। और जो ये पूरा प्रोसेस है एम्बेडिंग और लिंकिंग वाला, जो ये पूरा प्रोसेस है, इसको हम वेक्टराइजेशन कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई वेक्टराइजेशन क्या होता है, तो आप ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करते हो, सिंपली आप क्या बोलते हो कि वेक्टराइजेशन के अंदर हम टेक्स्ट को इंटीजर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट वो जो इंटीजर्स है वो ना डायरेक्शन इंटीजर्स है, उन नंबर्स के बाद, उन वेक्टर्स के पास अपनी खुद की डायरेक्शन है, ठीक है, कि वो किस तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन। प्रोसेस समझ आया है आपको? प्रोसेस क्लियर है कि हम कर क्या रहे हैं?
और देखो डायरेक्शन की तरफ मूव करना एक ना एक्चुअली फिजिक्स का कंसेप्ट है ये, ठीक है। हाँ, फिजिक्स का कंसेप्ट होता है ये। बेसिकली एक मेरा दो तरह की वैल्यू हो सकती है, एक स्केलर वैल्यू और एक वेक्टर वैल्यू, ठीक है। स्केलर वैल्यू होती है नॉर्मल, जैसे -8 -9 बोल दिया मैंने, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन नहीं होती। इस केस में ना मेरे पास जरूरी नहीं है कि -8 से जब मैं -9 पे जंप करूं तो मेरे को सिमिलर वर्ड्स मिले, कुछ भी असाइन हो सकते हैं। करेंगे पॉइंट? नहीं समझ आया? देखो, मेरे पास ए बी सी है, ठीक है। इसकी मैं अगर वैल्यूज दूं तो लेट्स से मैं कुछ भी दे देता हूं। सॉरी, अच्छा, 10 20 38, ठीक है। मैंने जब कुछ भी वैल्यूज दी है, दीज आर स्केलर, ये सिर्फ एक नंबर को एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। 20 और 10 के बीच में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है अभी, ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं इसको 1 2 3 अगर देता हूं, 1 2 3 अगर देता हूं तो बेसिकली रिप्रेजेंट अभी भी वो कैरेक्टर्स को कर रही है, राइट। बट यहाँ पे 1 और 2 के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि जब मैं 1 से 2 पे जंप कर रहा हूं तो अल्फाबेटिकली भी ए से बी पे जंप हो रहा है। पॉइंट? लेकिन यहां से 10 से 20 पे जा रहा हूँ, 10 से 20 पे थोड़ा ना जाते, 10 से 11 पे जाते हैं। पॉइंट ना, कि 10 और 20 के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन थोड़ा ना है, 1 और 2 के बीच में तो डायरेक्टली रिलेशन है, राइट। और ये रिलेशन कॉन्टिन्यूसली फॉलो होता है। जैसे डी है तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ डी विल बी 4, ऐसे ई क्या होगा 5, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन जिसमें प्रिडिक्टेबल हो जाए चीजें, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं, मैं डी क्या होगा इस वाले केस में, रैंडम नंबर है, मैं कुछ भी नंबर लिख सकता हूं यहाँ पे, तो मैं प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता कि भाई क्या नंबर होगा, है ना। दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। क्लियर है? बात समझ आई? ठीक है। अब जब मैं कोड की बात करता हूं तो कोड में ना हम एक एल्गोरिथम यूज करते हैं कॉल्ड नाइव बायसेस, ठीक है। नाइव बायसेस एल्गोरिथम यूज करते हैं हम, ठीक है, जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए सबसे यू कैन से बेस्ट एल्गोरिथम मानी जाती है, ठीक है। एंड जो नाइव बायसेस है ना वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन तो करती है, बट जो वेक्टराइजेशन है ये एक अलग प्रोसेस है। तो बेसिकली आप समझ लो कि भाई मैं डेटा को प्रिपेयर किया पहले अपना, ठीक है, उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में स्प्लिट कर लिया, उसके बाद वेक्टराइजेशन करी, वेक्टराइजेशन के बाद में जो एक्चुअल मॉडल अपना ट्रेन करूंगा दैट विल बी थ्रू नाइव बायसेस, उसके बाद फिर वही एक्यूरेसी एंड बाकी की वैल्यूएशन, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? समझ आया है? समझ आया है? वेक्टराइजेशन कंसेप्ट समझ आया? तो बेसिकली अभी क्या जो हम कर रहे हैं, हमारे पास जो पाइपलाइन बन रही है, डेटा होगा, वो प्री प्रोसेस किया जाएगा, प्री प्रो लिख दिया मैंने, ठीक है। वो प्री प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है, उसको वेक्टराइज किया जाएगा, उसके ऊपर नाइव बायसेस लगाई जाएगी, फिर इवेल्युएशन होगा, ठीक है। दिस इज द पाइपलाइन वी आर फॉलोइंग इन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई वेक्टराइजेशन तो हमने समझ लिया क्या होता है, ठीक है, इन दी वेरी बेसिक, कि भाई मेरा टेक्स्ट को हम इंटीजर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट लिंक्ड इंटीजर्स है वो, डायरेक्शन या फिर लिंक्ड बोल लो, एक ही बात होती है दोनों, ठीक है। नाइव बायसेस कैसे वर्क करती है? अब ना हम नाइव बायसेस को समझने के लिए ना वेक्टराइजेशन वाला प्रोसेस हटा देते हैं। वैसे तो जितना भी मैं अभी समझाने वाला हूँ नाइव बायसेस के बारे में वो सब ना इंटीजर्स के ऊपर हो रहा होता है, बट टू गेट अ बेटर क्लैरिटी हम सीधा वर्ड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो जो एग्जांपल हम करने वाले हैं अभी कोड में, दैट इज बेसिकली मूवी रिव्यूज का एक हमारा डेटा सेट है, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि भाई एक रिव्यू है एंड बता रखा है कि वो गुड है या बैड है, मतलब वो मूवी के फेवर में है या उसके अगेंस्ट है, कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस मूवी वाज प्रीटी बोरिंग, सो ये अगेंस्ट में हो गया, ठीक है। दिस मूवी वाज फैंटास्टिक, ये गुड हो गया, फेवर में हो गया। इस तरीके का हमारे पास एक डेटा सेट है एंड उसके ऊपर हम एक मॉडल ट्रेन करके बेसिकली ये जज करने वाले हैं कि जब भी मैं कोई नया रिव्यू डालू तो वो बता पाए कि ये रिव्यू उसके फेवर में है या अगेंस्ट में है। बात समझ आइए? इस प्रोसेस को ना हम सेंटिमेंट एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है, कि भाई जो टेक्स्ट एक पर्सन लिख रहा है वो उस फील क्या कर रहा है उस टाइम पे, कि टेक्स्ट से
एक पर्सन की इमोशन जज करना है बेसिकली सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है, उसी का पार्ट होता है ये जो हम प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है। अब नाइव बेसिस वर्क कैसे करता है, मान लो मेरे पास जो टेबल है, जो डेटा है मेरे पास, कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे रिव्यूज और यहाँ पे गुड और बैड, है ना, इसके अंदर रोज हो सकती है बहुत सारी मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स होंगे मेरे पास, क्योंकि एक रिव्यू है, अगर मैं एक सेंटेंस की बात भी करूं तो 8-10 वर्ड तो एक सेंटेंस में होने बनते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे। तो नाइव बेसिस करता क्या है कि सबसे पहले ना वो इन सभी में से यूनिक वर्ड्स निकालेगा। जैसे द है, ठीक है, हर एक में आया होगा द, उसने एक बार लिख लिया। ए हो गया, बोरिंग हो गया, ठीक है, फैंटास्टिक हो गया, ठीक है, इस तरीके से यूनिक वर्ड्स निकाले उसने पहले, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इसमें से फिर वो जो कॉमन वर्ड्स हैं जैसे द है, है, इनको एलिमिनेट कर देगा। जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो मेरे पास इस तरीके के रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स बोलते हैं इन्हें, वो बचते हैं, बोरिंग, फैंटास्टिक, अमेजिंग, इस तरीके के वर्ड बचते हैं, ठीक है। अब वो इन वर्ड्स के दो बैग्स बनाएगा जिसको हम बैग ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। एक बनाएगा वो गुड के लिए, एक बनाएगा वो बैड के लिए, ठीक है। इसके अंदर जितने भी गुड वाले वर्ड्स हैं जैसे फैंटास्टिक हो गया, अमेजिंग हो गया, ये सब आ जाएंगे। इसके अंदर जैसे बोरिंग हो गया, ठीक है, और क्या वर्ड हो सकता है, वर्स्ट हो गया, ठीक है, बैड हो गया, ये सारे वर्ड्स बैड के लिए हो गए, ठीक है, इसे अलग अलग सेपरेट कर दिए, ठीक है। अब बेसिकली मॉडल ट्रेन करने में इतना ही होता है। जब हम इसको यूज करते हैं तो यूज कैसे कर रहे हैं, मान लो हमने कोई भी एक रिव्यू लिखा, सो दिस मूवी इज अमेजिंग, ठीक है। इसके अंदर वो सबसे पहले कॉमन वर्ड्स को एलिमिनेट करेगा प्रिडिक्शन के टाइम पे, तो दिस हट गया, इज हट गया, मूवी एंड अमेजिंग बचा, ठीक है। मूवी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक न्यूट्रल वर्ड है, वो ना गुड में एग्जिस्ट करेगा ना बैड में एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट, कि मूवी एक न्यूट्रल वर्ड है। तो हमारे जो बैग्स बनाए थे नाइव बायसेस ने उसमें से किसी में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा वो, तो मूवी भी हट गया, बचा मेरे पास अमेजिंग, ठीक है। तो वो अमेजिंग देखेगा गुड वाले में तो इसको वो गुड बोल देगा, ठीक है। अब कई सारे मेरे पास रिव्यूज हो सकते हैं जिसके अंदर दोनों में से वर्ड्स आ सकते हैं, like a review can be the climax was a little boring but overall movie was amazing, right, इसे बोरिंग भी आ गया अमेजिंग भी आ गया, है ना, पॉइंट। तो वो गिव मी अ सेकंड। एक रिव्यू हो गया जिसके अंदर एक बुरा वर्ड भी आ गया, एक अच्छा वर्ड भी आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूज होता है हमारा जो लिंकिंग करी थी हमने उसका, ठीक है। तो हमारे पास दो वर्ड्स हो रहे हैं, ओवरऑल एंड क्लाइमैक्स, ठीक है। क्लाइमैक्स जहां पे लिंक्ड होगा वो ना शॉर्ट पार्ट से लिंक्ड होगा, पॉइंट, कि लिंकिंग होती है एल्गोरिथम कैसे वो करिए वो मत देखो, बट क्लाइमैक्स यूजुअली शॉर्ट कंपेयर टू अ फुल मूवी, क्लाइमैक्स थोड़ा सा पार्ट होता है उसका, ठीक है, पार्ट ऑफ द मूवी से लिंक हो गया, राइट। बट ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो हम पूरी मूवी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो जो बोरिंग है उसके ऊपर वेट कम होगा कंपेयर टू अमेजिंग, बात समझ आ रही है मेरी। तो वो ना दोनों को एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर देगा, ठीक है। और अब दोनों को क्या असाइन करता है वो, टेक्निकली एक ही हमें नंबर देता है तो वो माइनस कर लेना होता है हमें, ठीक है। तो लेट्स से उसने मेरे को नंबर दिया 0.7, 0 से 1 के बीच में नंबर देगा, ठीक है। अब उसने 0.7 दिया मतलब 0.7 परसेंट ऑफ द सेंटेंस, मतलब 70% ऑफ द सेंटेंस इज गुड, बाकी बैड। और हम इसे बाद में जज कैसे कर लेते हैं कि भाई 0.5 से अगर ऊपर है तो वी से गुड, और उससे नीचे है तो वी से बैड, ठीक है। समझ आई ना बेसिस एल्गोरिथम, कोई डाउट, सिंपल है, क्लियर है।
ठीक है, कोड की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोड में आप देखो, सबसे पहले मैंने spam डॉट सीएसवी के नाम से फाइल इंपोर्ट करी है यहाँ पे, और यहाँ पे ना इनकोडिंग्स होती हैं फाइल की। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये फाइल भेज देता हूँ ताकि आप डाउनलोड करके प्रिपेयर कर लो इसमें। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। हाँ, ये सब मशीन लर्निंग का ही पार्ट है ना अभी, डीप लर्निंग भी शिफ्ट हुआ नहीं है। यार मुझे 1 मिनट देना। ओके, सो मैंने डेटा सेट भेज दिया है। आप उसको इतने प्रिपेयर करो, डाउनलोड करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, दिस द प्रिपरेशन पार्ट। इतने हम डिस्कस कर लेते हैं कोड के बारे में। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको जो दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने एनकोडिंग मेंशन करी है। ठीक है, द पॉइंट इज कि जो स्टैंडर्ड सीएसवी वाली मेरी फाइल है, उसके अंदर ना कई सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। ठीक है, लाइक इमोजीज एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। अब यूजर एक कुछ टाइप कर रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो भाई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में टाइप करे, तो जैसे भी टाइप करेगा, राइट। तो इमोजीज हो सकते हैं। मान लो कोई यूजर चाइनीज था, उसने कोई चाइनीज वर्ड बीच में लिखा हुआ है, तो चाइनीज कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जापानीज कैरेक्टर हो सकते हैं, कोरियन कैरेक्टर हो सकते हैं। तो मेरे को ना हर एक चीज के लिए अकोमोडेट करना पड़ता है कि भाई कोई सा भी कैरेक्टर आ जाए, मेरा जो कोड है उसे हैंडल कर सके। ठीक है, इसलिए हम एनकोडिंग देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो एनकोडिंग होती है दैट इज कॉल्ड UTF-8। ठीक है, बट इसके अंदर ना हमें इमोजी का सपोर्ट मिलता, ना हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलता। ठीक है, तो इस वजह से हम एनकोडिंग को लैटिन बंद कर देते हैं, जिसके अंदर हमें इमोजीज का एंड ऑलमोस्ट 80 डिफरेंट लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिल जाता है। तो भाई मेरे रिव्यूज के अंदर अगर ऐसा कुछ होगा, तो मेरा कोड उसे इजीली हैंडल कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा को इंपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ एक बार, गिव मी अ सेकंड। कनेक्ट हो जाते हैं, आगे डालते हैं। ठीक है, अब डेटा के अंदर देखोगे आपके पास दो कॉलम है, V1 एंड V2। ठीक है, हमारे पास दो कॉलम है, V1 एंड V2। मैं एक बार डेटा अगर खोलू, यहाँ पे देखो मेरे पास दो कॉलम्स है, V1 एंड V2। V1 में हैम एंड स्पैम है, मतलब गुड और बैड बेसिकली, एक अलग वे में लिखा हुआ है, बस कैटेगरीज है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद देयर आर द मूवीज, मतलब रिव्यूज। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, हम दूसरे उस पे वर्क कर रहे हैं फिलहाल। ओके, माय बैड। हम हाँ सॉरी, हम जो एग्जांपल ले रहे हैं ना, वो मूवी रिव्यू वाला एग्जांपल नहीं है। ठीक है, हाँ, हमारा जो एग्जांपल है वो बेसिकली स्पैम एंड हैम वाला है, कि भाई जो आपको मैसेजेस आते हैं, ठीक है, उसको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं, कि या तो स्पैम मैसेजेस है या फिर एक्चुअल इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। उस वाला हम काम कर रहे हैं। प्रोसेस बेसिकली सेम ही है। ठीक है, डेटा सेट ही तो चेंज हुआ है, प्रोसेस वही वर्ड्स बनाएगा, उसको कंपेयर करेगा एंड एवरीथिंग वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया क्या, मैंने डेटा इंपोर्ट कर लिया सबसे पहले रीड सीएसवी से। ठीक है, अपलोड कर लेते हैं डेटा। ठीक है, मैं डेटा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, मैं इस वाले पार्ट को रन करूंगा, मेरे को डेटा का एक हेड दिख जाएगा, वो डेटा का हेड दिख गया। ठीक है, इस तरीके से मेरा डेटा है, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक्स और वाई में स्प्लिट किया।
याद है मशीन लर्निंग के लिए हम एक्स और वाई में स्प्लिट करते हैं डेटा को अपने, है ना। एक्स इज द बेस वेरिएबल, वाई इज द प्रिडिक्टेबल वेरिएबल। तो एक्स और वाई में स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको भी कर लेता हूँ। एक्स इज द बेस वेरिएबल विल बी माय मैसेज, जो भी टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, इसलिए मैंने v2 दिया इसे। और फिर मैंने y में v1 दिया, क्योंकि जो हैम एंड स्पैम है दैट इज माय प्रिडिक्शन, जो मेरे को प्रिडिक्ट करना है, राइट। इतना समझ आया, ठीक है। अब हम ना इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेंगे, जो हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट था। भाई देखो, जो हमने ये बनाया था टाइमलाइन या बेसिकली फ्लो, देख लो आप अगर, तो सबसे पहले डेटा है मेरे पास, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखो, सॉरी, अब अगर यहाँ पे देखो, तो हमने सबसे पहले डेटा प्रिपेयर किया, है ना। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है मेरे पास, दैट इज प्री प्रोसेसिंग। अब प्री प्रोसेसिंग के अंदर मेरे पास स्प्लिट करना, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वगैरह सब कुछ आता है, तो मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर लिया एक्स और वाई में, फिर इस पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया। आई थिंक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो आता है आप लोगों को, है ना। तो हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग के बाद, वो है वेक्टराइजेशन। तो हम यहाँ पे वेक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टराइजेशन करने के लिए अब देखो, मेरे को इंटीजर्स में भी कन्वर्ट करना है, एंड इंटीजर्स में लिंक्ड भी होने चाहिए, राइट। तो ये काम मैन्युअली करना हो तो पॉसिबल ही नहीं है, इतने सारे डेटा को हम मैन्युअली कैसे एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में इंटीजर्स में कन्वर्ट करें। तो हम यूज करते हैं टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर, ठीक है। ये बेसिकली एल्गोरिथम है जो कि मेरे को डेटा को वेक्टराइज करके देती है, ठीक है। मैंने सिंपली इसको इंपोर्ट किया, ठीक है। उसमें से फिर मैंने वेक्टराइजर डिफाइन किया और स्टॉप वर्ड्स बताए इंग्लिश, कि भाई उसे बेसिकली लैंग्वेज बता दी मैंने, कि जो मेरा डेटा है वो किस लैंग्वेज में है, क्योंकि उसको समझ में तो आना चाहिए ना कि भाई कौन सा वर्ड किससे कैसे लिंक्ड होता है। जब तक उसे लैंग्वेज ही नहीं पता किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, उसे वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता। हमने यहाँ पे स्टॉप वर्ड इक्वल टू इंग्लिश देके बेसिकली उसे लैंग्वेज बता दी कि जो मेरे मैसेजेस है वो इंग्लिश में है, ठीक है। कोई और लैंग्वेज में होते हैं, आप कोई और लैंग्वेज लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्सट्रेन एंड एक्सटेस्ट इन दोनों डेटा को कन्वर्ट किया सिर्फ, ठीक है। मेरे को मैसेजेस को ही तो कन्वर्ट करना है, हैम एंड स्पैम को थोड़ा ना कन्वर्ट करने की नीड है मेरे को, वो तो सिंगल सिंगल है, उनको कोई कॉन्टेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सट्रेन में वेक्टराइजर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्सट्रेन, एंड एक्सटेस्ट के लिए भी वेक्टराइजर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म सॉरी एक्सटेस्ट, ठीक है, ठीक है। समझ आया, हमने कन्वर्ट कर लिया, इनकी शेप देख ली। सो कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हुआ, गिव मी अ सेकंड। मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नहीं वाला रन नहीं किया अभी, यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला रन कर लिया, एंड यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो गई। दोनों की शेप देखो गया, तो वो डेटा स्प्लिट वगैरह होकर अच्छे से आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या नोटिस करोगे कि भाई 4457 रोज है, 1115 रोज है यहाँ पे, ठीक है। ये तो मेक सेंस। यहाँ पे अगर आप कॉलम्स देखो तो 7472 कॉलम्स हो गए हैं, कॉलम्स बहुत सारे हो गए हैं, है ना। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि भाई जब वेक्टराइजेशन होती है ना, तो जो सेंटेंस है मेरा, हर एक वर्ड को एक डिफरेंट कॉलम में स्प्लिट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि हम लिंकिंग अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे ओरिजिनल डेटा के अंदर दो ही कॉलम थे, जिसमें से भी हमने दिया सिर्फ एक ही कॉलम, वो 7472 कॉलम बन गए हैं। क्लियर है, वेक्टराइजेशन का प्रोसेस समझ आया, हमने वेक्टराइजेशन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना नाइव बायसेस लगाएंगे, ठीक है। मतलब
नहीं, वो इंटीजर को भी इंटीजर में हैंडल कर लेगा। मान लो कोई भी मतलब रिव्यूज है उसके अंदर कुछ भी कैरेक्टर हो सकते हैं ना, ऐसे जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ मान लो किसी ने बोला कि एट 1 आवर तो 1 लिखा हुआ है, ठीक है, आफ्टर 1 आवर आई वाज फीलिंग scared या द fear was building, कुछ भी हो सकता है रिव्यू, तो 1 लिखा हुआ है। अब ये थोड़ा ना कि 1 वो इंटीजर को 1 ही मानेगा, वो तो अपनी एल्गोरिथम के हिसाब से उसे कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेगा ना। पाइथन में आपने देखा था ना कि भाई 1 इंटीजर भी हो सकता है, 1 एज अ कैरेक्टर भी ट्रीट किया जा सकता है, तो जितने भी नंबर्स होंगे उसको कैरेक्टर की तरह ट्रीट करके कन्वर्ट करेगा उसे भी वो। हाँ, बन जाते बने हुए ही होते हैं, ठीक है ना। तो या अब जो हमने वेक्टराइजेशन कर ली, सॉरी, आप रिव्यूज में न्यूमेरिकल डेटा क्या दोगे, एग्जांपल दो। हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, टॉपिक ही सब वो वाला पढ़ रहे हैं ना। हाँ, ये सिर्फ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए ही है। जो आपने न्यूमेरिकल वाला डेटा बोल रहे हो तो ऊपर इतना सारा हम पढ़ ही रहे थे कब से उसके बारे में। हाँ, ठीक है, वेक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है, इसके बाद हम नाइव बायसेस लगाएंगे। अब ना नाइव बायसेस के साथ एक सिंपल सी प्रॉब्लम भी नहीं, एक उसका प्रॉपर्टी कह लो, एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक कह लो, कि नाइव बायसेस ना बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट एल्गोरिथम है। कि भाई टेस्ट क्लासिफिकेशन में यूज सबसे ज्यादा वही की जाती है, बट अगर मैं उसका वनीला वर्जन मतलब डिफॉल्ट वर्जन लूंगा ना तो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है, ठीक है। तो इस वजह से हम उसके ऊपर डिराइव्ड एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। जैसे हम याद है एसवीएम भी, हम एसवीएम को डायरेक्टली यूज नहीं करते, हम एसवीसी यूज करते हैं, उसकी डिराइव्ड एल्गोरिथम। इसी तरीके से हम नाइव बायसेस को भी डायरेक्टली यूज नहीं करते, उसकी हम डिराइव्ड एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो जो एल्गोरिथम हम यहाँ पे यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीनोमियल नाइव बायसेस, एनबी लिखा हुआ नाइव बायसेस मतलब है उसका, ठीक है। तो हम ये एल्गोरिथम यूज करते हैं, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन नाइव बायसेस एंड मल्टीनोमियल नाइव बायसेस इज कि नाइव बायसेस में वो सिंगल मतलब यू कैन से सिंगल वेरिएबल के ऊपर वर्क करती है। वो एज्यूम करती है कि भाई जितना भी मेरे पास डेटा है वो एक सिंगल कॉलम में आ रहा है, ठीक है। बट मेरे पास ऐसा डेटा पॉसिबल ही नहीं है जो सिंगल कॉलम में आए, और मैं रिव्यूज की बात कर रहा हूं, तो वो तो भाई वेक्टराइजेशन होने के बाद मल्टीपल कॉलम्स बनेंगे ही बनेंगे, तो इसलिए हम मल्टीनोमियल नाइव बायसेस यूज करते हैं। तो जो ये एल्गोरिथम है ये बेसिकली सेम नाइव बायसेस वाले कंसेप्ट लगाती है बट मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर लगा सकती है, ठीक है। तो मैंने नाइव बायसेस में से मल्टीनोमियल एनबी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैट्रिसेस इंपोर्ट कर ली, एक्यूरेसी स्कोर एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। मैंने अपना मॉडल डिफाइन किया, इस बार मैंने मॉडल कीवर्ड यूज नहीं किया, एनबी यूज किया। मैंने अपना डिफाइन किया, डॉट फिट कर लिया, फिर प्रिडिक्शन निकलवा ली और एक्यूरेसी और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकलवा ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 96% की एक्यूरेसी हमें अचीव हो रही है विच इज प्रीटी गुड, ठीक है। मैं नॉर्मल नाइव बायसेस यूज करता तो मेरे को 60-70% की एक्यूरेसी ही सिर्फ अचीव हो पाती, ठीक है। उसके बाद आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखो तो 98 और 86 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एफएन स्कोर में, है ना। तो मेरा जो मॉडल है वो किसी तरह बायस भी नहीं है। बात समझ आइए, कोई डाउट। अब तो जो प्रोसेस चल रहा है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का उसमें कोई डाउट नहीं, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बस ठीक है, इसके बाद आप प्रिडिक्शन तो करवा ही सकते हो, ठीक है। तो हमने जो ये वाला पार्ट था इसके अंदर नाइव बायसेस लगा लिया और इवैल्यूएशन भी कर ली, एक्यूरेसी और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकाल लिया ना हमने, इवैल्यूएशन भी कर ली, ठीक है। इसके अंदर अब आपको वो वाला पार्ट भी बता देता हूँ एक बार कि एक्चुअली आप इसको यूज कैसे कर सकते हो, कि भाई आपको वो रिव्यू को अब जज करवाना है कि ये रिव्यू भाई मेरा मॉडल जो मैंने ट्रेन किया, मैं कोई रिव्यू लिखूं उसको क्या बोलेगा वो, पॉइंट। ये बात समझ आ रही। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया, उसकी एक्यूरेसी टेस्ट कर ली, राइट। प्रोडक्शन में कैसे यूज करोगे, मतलब एक्चुअली तो हमारा गोल वही है ना कि भाई मेरा मॉडल रेडी हो गया, अब उसके बाद मैं उसको रिव्यू दूं, वो मेरे को जज करके बताए कि ये गुड है, मतलब एक सॉरी रिव्यू कह रहा हूँ, मैसेज दूं तो ये मेरे को जज करके बता पाए कि ये स्पैम है हैम है। गेटिंग योर पॉइंट, बात समझ आ रही है। एक्चुअली यूज कैसे करना है वो भी तो देखना है, अब तक हमें एक्चुअली यूज करना तो सीखा ही नहीं अब तक हमने, है ना। तो प्रोडक्शन में कैसे यूज किया जाता है, अब देखो प्रोसेस क्या है, डेटा होना चाहिए, प्री प्रोसेसिंग करेंगे, वेक्टराइजेशन करेंगे, नाइव बायसेस को ट्रेन करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। अब जब मेरी नाइव बायसेस ट्रेन हो गई है, वो ट्रेन किस पर हुई है, वेक्टराइज डेटा के ऊपर, तो जब मैं प्रिडिक्शन करवाऊंगा तब भी तो मेरे को डेटा वेक्टराइज चाहिएगा, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा,
मैं सिंपली अपना एक टेक्स्ट मतलब या मैसेज एमएसजी के नाम से एक बना लेते हैं, कुछ भी आप इसके अंदर मैसेज लिख देना। ठीक है। अब सबसे पहला गोल क्या है मेरा, इसको वेक्टराइज करना। ठीक है, वेक्टराइजेशन के लिए मैं वेक्टराइजेशन से सीधे सीधा ये लाइन पिक कर सकता हूं, सीधे से ये लाइन पिक कर सकता हूं। तो मैं एक्स की जगह पे मैसेज कर लेता हूं इसे। ठीक है, और वेक्टराइज कर देंगे व्हाट आर द मैसेजेस। ठीक है। अब वेक्टराइजेशन होकर डाटा आ गया, इसके ऊपर प्रिडिक्शन करवानी है। ठीक है, तो प्रिडिक्शन के लिए ये रहा बाय प्रेड, मैं इस वाली लाइन को कॉपी कर सकता हूं। इसके बाद सिंपली ये लाइन डाल दूंगा, क्योंकि एनबी तो मेरा ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है ना, अगर दोबारा ट्रेन करने की थोड़ी ना जरूरत है, सिर्फ प्रेड लिख लेता हूं इसे। ठीक है, और प्रिडिक्शन किसका करेगा, ये प्रिडिक्शन करेगा ये मैसेज टेस्ट का, या इसको मैसेज ही कर लेते हैं, सिंपली मैसेज को ही अपडेट कर लेते हैं, है ना, अलग अलग करने का पॉइंट नहीं है। ठीक है, प्रिडिक्शन आ गया मेरे पास, प्रिंट रेड। ठीक है, मैं अपना प्रिडिक्शन प्रिंट कर लूंगा। और जो प्रिडिक्शन है ना, ये थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लेक्स होता है, तो अभी हमें जब आउटपुट मिलेगा तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली जो स्पैम या हैम है उस वे में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो चीज हम देखेंगे अभी। ठीक है, बट लेट्स से मैंने मैसेज लिखा कि अप्लाई फॉर अ लोन नाउ। ठीक है। ठीक है, रन करते हैं। क्या हो गया, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर इटरेशन करेगा ये, गिव मी अ सेकंड, डिपेंड कर रखा है, इसको फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा मेरे को शायद से। um, उसको पांडास की सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, गिव मी अ सेकंड। फिट नहीं है। क्या हो गया, अरे एक्स में दो ही फीचर हैं। ओके, कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, वेक्टराइज तो कर पा रहे हैं, इस वेक्टराइज मैसेज को प्रिडिक्शन करवानी है हमें मॉडल के बेसिस पे। सिवाय को तो स्प्लिट किया हमने, ट्रेन और टेस्ट की शेप्स देख ली हमने, सिंगल सिंगल कॉलम थे यहाँ पे। यहाँ पे जब हमने उसको वेक्टराइज ट्रांसफॉर्म टेस्ट, ये क्या इशू है, मैं सेकेंड में को सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ना इसको। क्यों क्या हुआ है, और ये मैं देखता हूँ, आप इतने कोड तो लिखो ऊपर वाला। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मेरा वेक्टराइजो क्या आ रहा है, उसके अंदर सिर्फ दो ही पैरामीटर्स में ये इसको स्प्लिट कर रहा है, जबकि 7,400 समथिंग पैरामीटर्स में उसको उससे स्प्लिट करना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो मैं देखता हूँ, आप इतने कोड लिखना स्टार्ट कर लो। तो बेसिक कंसेप्ट है वो तो समझ आया ना, कि मॉडल ट्रेन कैसे हुआ, यूज कैसे करेंगे अभी।
ऐसे करते हैं। अरे रुको, मैं एक बार ये वाला पार्ट भी कंप्लीट करके देख लेता हूँ। मेरे को इसको शायद से ना ये चीज करने की नीड ही नहीं है। मेरे को इसको एक लिस्ट में डालना है। अम, ईश्वर है। रुको यार, ये देखना पड़ेगा क्या इशू क्या है ये। आप कोड तो लिखो, कुछ में देखते हैं। और इतना लिख लियो, ये वाला पार्ट लिख लियो। अबे हाँ हाँ। ओके, एक मिनट दो। आई थिंक वी गॉट द प्रॉब्लम। हम्म हम्म। पावर कोड वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे थोड़े से का इशू आ रहा था। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स थोड़े से उल्टे सीधे बन गए थे, वो वाला इशू आ रहा था। जस्ट गिव मी अ सेकंड। इधर से विंडो खोल लो अगर गर्मी लग रही है तो, क्योंकि लाइट गई हुई है। ठीक है।
ये मैंने डेटा अपलोड किया, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, फिर स्प्लिट करेंगे, वेक्टराइज करेंगे, ठीक है, मॉडल ट्रेन कर लेंगे, एंड अब दिस शुड वर्क। हाँ देखो हैम बता रहा है, ठीक है। प्रिडिक्शन में अप्लाई फॉर नो, देखो अप्लाई फॉर लोन नाउ मे बी इसको ये इंपॉर्टेंट बता रहा है कि मैसेज बहुत ज्यादा सेंसिटिव मिला रहा। कोई वो लेते हैं प्योरली, इसमें से कुछ उठा लेते हैं, लेट्स से चलो मैसेज ले लेते हैं, ठीक है। मैं मैसेज में ये डाल देता हूँ, अरे ठीक है, ये वाला मैसेज हमारे टेस्ट में प्रॉपरली वो था स्पैम, राइट, करेंगे जैसे इट इज स्पैम, ठीक है। अब देखो द प्रॉब्लम इज कि जो यूएस वगैरह की साइड पे स्पैम मैसेजेस वगैरह आते हैं और जो इंडिया में स्पैम मैसेज वगैरह आते हैं काफी डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमारा जो मॉडल ट्रेंड है, जो हमारा spam.csv का डेटा है, वो ज्यादातर वहाँ यूएस वाली साइड के स्पैम मैसेज का डेटा है। तो वहां पे इस तरह के लोन्स वगैरह के मैसेज वगैरह ज्यादातर आते नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। तो इस वजह से मेरा जो मॉडल है वो भी वही के हिसाब से ट्रेन हुआ है। अगर आपको इंडिया के हिसाब से ट्रेन करना है, यू हैव टू प्रिपेयर द डेटा अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है बेसिकली। बट आप इस तरीके से यूज करते हो इसको, ठीक है। मैं प्रेडिक्शन में अगर यहाँ पे अब जीरो भी लिख दूंगा तो ये प्रॉपरली उसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। प्रिडिक्शन कर पा रहा है मॉडल, बेसिकली यही मेरा गोल था, ठीक है। लेट्स डू वन मोर थिंग कि आप इतने कोड लिखने से पहले आपको लास्ट जो पार्ट है मशीन लर्निंग का वो भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप कोड लिख लेना, ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट में जो हम बात, पहले वाला इसलिए था ना क्योंकि देखो इंडिया में ज्यादातर ये अप्लाई लोन्स वगैरह के जो स्पैम मैसेज आते हैं वो इंडिया में आते हैं ज्यादातर। जो हमारे पास स्पैम डॉट सीएसवी जिस डेटा के ऊपर हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया है, वो यूएस साइड के स्पैम मैसेजेस का डेटा है, हमने खुद डेटा कलेक्ट थोड़ा ना किया है, राइट। तो वो स्पैम उन्हीं को बता पाएगा जो वहां पे उसके हिसाब से स्पैम है। और वहां पे एक मैसेज आ रहा है अप्लाई फॉर लोन करके, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज। तो इस वजह से वो इसको स्पैम बता रहा था, मतलब स्पैम नहीं बता रहा था। बात समझ आइए। तो या जो हमारा लास्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। अब जब आप एआई की बात करते हो, डीप लर्निंग की बात करते हो, तो ट्रांसफॉर्मर्स इज द मेन यू कैन से कोर जो कि हमें मशीन लर्निंग से एक्चुअली अलाउ करता है डीप लर्निंग की तरफ जंप करने के लिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि भाई मेरे पास जो मॉडल्स वगैरह मैं ट्रेन कर रहा हूं, जो मैं मॉडल्स वगैरह तक ट्रेन कर रहा था वो प्योर स्टैटिस्टिक बेस्ड थी, ठीक है। अब मैं यू कैन से मल्टीपल मॉडल्स को एक साथ ट्रेन कर सकता हूं टू डू अ स्पेसिफिक टास्क ऑफ अ बिगर ऑब्जेक्ट, बिगर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मतलब अब तक मैं क्या कर रहा था, सिंपल प्रिडिक्शन करवा लिया, क्लस्टरिंग करवा ली, ठीक है। अब इनको ना मैं एज अ पार्ट लूंगा, ठीक है, कि भाई लेट्स से मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मेरे को जैसे इमोशंस को वो करवाना है, प्रिडिक्ट करवाना है कि भाई एक फेस पे क्या इमोशन दिख रहा है वो रिकॉग्नाइज करवाना है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू फॉर दैट इज कि भाई मेरे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे एक फेस के लिए अलग अलग, ठीक है। अब जब वो सारे डेटा पॉइंट एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से अलाइन करेंगे तभी हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि भाई कौन सा इमोशन है। तो मैं हर एक डेटा पॉइंट को एक डिफरेंट मशीन लर्निंग के मॉडल से इंटरप्रेट करवा सकता हूँ, राइट। बट अगर आप सोच रहे हो कि भाई एक इमोशन के अंदर ऑलमोस्ट 30 to 35 मेरे पास डेटा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो चीज मैं मशीन लर्निंग के डिफरेंट मॉडल से अगर ट्रेन करवा रहा हूँ एंड उसके ऊपर ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, काफी करवाना पड़ेगा, तो मेरे पास ना टाइम एंड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लगेंगे, राइट। तो ट्रांसफॉर्मर्स में वो क्या अलाउ करते हैं कि मैं जितनी भी ट्रेनिंग है या प्रिडिक्शन वगैरह वाला पार्ट है जिसके अंदर मैं कॉम्प्लेक्स मॉडल्स का यूज कर रहा हूँ, उसको मैं पैरेलली प्रोसेस करवा पाऊँ, ठीक है। ये मल्टीपल लेयर्स के अंदर प्रोसेस करवा पाऊँ जो 35 डेटा पॉइंट्स हैं, जहां पे मान लो अगर 1 मिनट भी एक डेटा पॉइंट को लग रहा है तो जो 35 मिनट्स लगने थे वो 1 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि 35 की 35 जो मेरे डेटा पॉइंट्स हैं वो पैरेलली प्रोसेस किए जाएंगे,
इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, जब बेसिकली गूगल ने इन्वेंट किया था ट्रांसफॉर्मर्स का कंसेप्ट, ठीक है, तो जब गूगल ने इन्वेंट किया था उसी की बाद से एक्चुअली जो एआई के अंदर हमारा पूरा इवोल्यूशन या रेवोल्यूशन शुरू हुआ एआई का, उसके बाद से ही हो पाया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इज द बेस फॉर एआई। ये बेस फॉर डीप लर्निंग बोलते हैं वैसे तो, क्योंकि एआई अपने आप में मैंने बताया कुछ होता नहीं है, डीप लर्निंग की स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होती हैं बस। ठीक है, तो जो डीप लर्निंग के अंदर हम जा पाए वो ट्रांसफॉर्मर्स की वजह से ही जा पाए। ठीक है, सो कोड देख लेते हैं। कोड के अंदर मैंने सिंपली फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट कीरास। ठीक है, टेंसरफ्लो लाइब्रेरी है, कीरास मेरे ट्रांसफॉर्मर्स को हैंडल करने के लिए कंसेप्ट आता है, जो लाइब्रेरी है वो यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद मैंने सिंपल सा एक डेटा सेट लिया MNIST का। ठीक है, MNIST का जो डेटा सेट है उसका एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको, कि भाई जो ये डेटा सेट है ना, इसके अंदर मेरे पास हैंड ऑन डिजिट्स होती हैं। ठीक है, अप टू फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, हैंड ऑन डिजिट्स होती हैं। ठीक है, एंड मैं बेसिकली इसको यूज करता हूँ टू ट्रेन माय मॉडल टू रिकॉग्नाइज दोज डिजिट्स, ताकि आप अगर कुछ लिख रहे हो उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सट्रेन वाइट्रेन वगैरह कर लिया, मैंने स्प्लिट कर लिया डेटा को सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी डेटा स्प्लिट आता है, मेरे को अलग से ट्रेन स्प्लिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मेरे को इसी फॉर्मेट में एक्सट्रेन वाइट्रेन और एक्सट्रेस वाइट्रेस लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने शेप वगैरह प्रिंट कराई थी, ये मैंने कमेंट आउट कर रखा है, ये जस्ट देखने के लिए था कि हो गया या नहीं हुआ, उसके लिए था सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे मैं रीशेपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब रीशेपिंग क्यों कर रहा हूँ और रीशेपिंग में मैं अचीव क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे पास डेटा है उसको समझो कि मेरे पास डेटा में इमेजेस है। ठीक है, और वो इमेजेस कैसी है, 28 by 28 पिक्सल की इमेजेस है। ठीक है, वो 28 by 28 पिक्सल की इमेजेस है, राइट। अब मैं 2D डेटा के ऊपर एक मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकता, राइट। मेरे को एक सिंगल रो चाहिए एक मॉडल को एक बार में देने के लिए, राइट। कॉलम जितने मर्जी हो, रो रो मेरे को एक सिंगल चाहिए होती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ कि उस इमेज को मैं अपना एक सिंगल रो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर देखो कि भाई 28 पिक्सल ऐसे है, 28 पिक्सल ऐसे है, ठीक है, तो पूरी इमेज में कितने पिक्सल हो गए, ऐसे 28 पिक्सल है, ऐसे 28 पिक्सल है। ठीक है, पूरी इमेज में 50 पिक्सल होंगे। और जब आप कुछ भी बात करते हो एक इमेज के बारे में, तो कुछ इस तरीके की होती है इमेज। दिस इज माई इमेज। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट से लेके लास्ट तक 28 पिक्सल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट से लेके लास्ट तक 28 पिक्सल्स हैं, तो पूरे में कितने 28 पिक्सल्स होंगे। एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, उसकी साइड 28 है, तो उसका एरिया कितना होगा। सॉरी, हाँ हाँ, क्या आएगा, 28 का स्क्वायर आएगा ना। तो लगा कि भाई हम पिक्सल पूरे में होंगे ना, सिर्फ इन दो लाइनों को थोड़ा ना देखोगे, है ना। तो एरिया निकाला हमने। ठीक है, बेसिकली एरिया नहीं, नंबर ऑफ पिक्सल्स हम ऐसे निकालते हैं हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 28 स्क्वायर इज 784। ठीक है, यहाँ पे इसी वजह से मैंने -1 और 784 लिखा हुआ है। ठीक है, -1 का मतलब सिंगल रो में कंसाइज कर दो, और 784 मतलब हर एक पिक्सल की वैल्यू उसके अंदर डाल दी मैंने कॉलम्स में। ठीक है, अब डिवाइड बाय 255 भी किया मैंने। ठीक है, डिवाइड बाय 255 करने का मतलब है कि भाई मैं ना जो कलर स्पेक्ट्रम होता है मेरा, ठीक है, जो इमेजेस हैं वो मल्टीपल कलर्स में हो सकती हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो हमारा जो सिस्टम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 16 मिलियन कलर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, बट जो 60 मिलियन कलर्स होते हैं वो तीन वैल्यू से बने होते हैं, RGB। ठीक है, अगर आप एक पिक्सल की बात करोगे, जो आपकी स्क्रीन है इसके अंदर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी बात करी 28 by 28 पिक्सल्स की बात करी थी मैंने। ठीक है, तो जब आप एक पिक्सल की बात करोगे तो इसके ना तीन कंपोनेंट होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB। ठीक है, इन तीन कलर से मिलके ही आपके कोई सा भी और डिफरेंट कलर बन सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इन तीनों की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 0 to 255।
ठीक है। 0 का मतलब बिल्कुल ये कलर मिसिंग है, और 255 का मतलब ये कलर पूरे इसके एक्सट्रीम पर है। ठीक है, तो अगर मैं व्हाइट के लिए कंसिडर करूं, मैं व्हाइट का अगर बताऊं, तो व्हाइट इज, सॉरी 0 क्यों होगा, जब बंद हो गया तो बंद होने पे क्या आएगा, ब्लैक आएगा ना। आपकी स्क्रीन बंद हो जाती है, व्हाइट हो जाती है। पॉइंट। तो व्हाइट के लिए होता है 255, 255 एंड 255। व्हाइट बनाने के लिए आपको हर एक को क्रैंक अप करना पड़ता है मैक्सिमम पे। ब्लैक बनाने के लिए इट्स 0 0 0। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं जो हर एक कलर को बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे जब मैं 255 से डिवाइड कर रहा हूँ इसे, तो मेरा गोल क्या है, माय गोल इज कि जो ये रेंज है 0 से 255 तक की, है ना, इसको मैं 0 से 1 की रेंज में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो 255 डिवाइड बाय 255 क्या होगा, 1। ठीक है, ये 1 आ गया। और 0 डिवाइड बाय 255 क्या होगा, 0, ये 0 आ गया। बीच के जितने भी नंबर्स को मैं 255 से डिवाइड करूंगा वो 0 से 1 के बीच में लाई कर जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे उसकी रेंज को चेंज कर दिया है, यहाँ पे उसकी रेंज को चेंज कर दिया फ्रॉम 0 टू 255 से 0 टू 1। ठीक है, इसलिए मैंने डिवाइड किया। डेटा प्री प्रोसेसिंग समझ आया, मैंने डेटा को प्रिपेयर कैसे किया। ठीक है, उसके बाद मैंने सिक्वेंशियल बनाया। ठीक है, मैंने एक सिक्वेंशियल लेयर बनाई। इसके बारे में हम ना थोड़ा सा न्यूरल नेटवर्क वाला पार्ट आ जाता है अब, तो डीप लर्निंग में हम थोड़ा सा डेप्थ में स्टडी करेंगे इस चीज को। बट फिलहाल मैंने क्या किया, मैंने ना 2 लेयर ऑफ न्यूरॉन्स बनाए। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क बनाया एक छोटा सा। ठीक है, जिसके अंदर 64 इमेजेस, 64 डेटा पॉइंट्स एक बार में लेता है। ठीक है, और 10 डेटा पॉइंट से आउटपुट में देता है। सॉरी, 784 डेटा पॉइंट से एक बार में लेता है। ठीक है, उनको 64 डेटा पॉइंट्स में कन्वर्ट करता है, और लास्टली ये 10 डेटा पॉइंट्स आउटपुट में देता है। ठीक है, तो 784 इनपुट ले रहा है, 10 में आउटपुट दे रहा है इन द एंड। ठीक है, 784 में इनपुट ले रहा है, मतलब हमारी पूरी एक इमेज एक बार में ले पा रहा है। 10 में आउटपुट दे रहा है, तो 0 से 9 तक एक नंबर प्रिंट करके देगा ये मेरे को। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने प्रोसेस किया ना, कीरज और सीक्वेंशियल, ये पूरा लेयर वाला, यही प्रोसेस हमारा ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। ये इसी को ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है, क्योंकि हम मल्टीपल लेयर्स के ऊपर बात कर रहे हैं अब। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में कौन सी लेयर क्या है, एक्टिवेशन क्या लिखा हुआ है, क्या है, ये सब ये पढ़ेंगे हम डीप लर्निंग के अंदर, अच्छे से पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लो कि भाई हाँ, ये जो मेरा मॉडल है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मॉडल हम यूज कर रहे थे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, ये सब हम ऑलरेडी बने हुए मॉडल है, इनको हम यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम मॉडल्स खुद से बिल्ड करेंगे। ठीक है, मॉडल की जो एल्गोरिथम है ना, जो मॉडल के अंदर क्या हो रहा है वो भी हम खुद से बिल्ड कर पाएंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे भाई क्या है, इस मॉडल को कुछ भी नाम दे दो, आपने 2 लेयर डाली हुई है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने मॉडल डॉट कंपाइल कर लिया, मतलब मॉडल को कंपाइल कर दिया। ठीक है, मैंने इसके डॉट फिट से मतलब ट्रेनिंग कर दी इसकी, और फिर टेस्ट एक्यूरेसी आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूं, तो इट विल गिव मी माय टेस्ट एक्यूरेसी। गिव इट अ सेकंड। तो पहले डेटा को डाउनलोड किया, डाउनलोड कर रहा है अभी डेटा को अपने। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। ठीक है, डेटा को ट्रेन कर रहा है अब। ठीक है, देखोगे 90, 95%, 96% की एक्यूरेसी चली गई है। ठीक है, टेस्ट एक्यूरेसी 96% की एक्यूरेसी हमें अचीव हो गई। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा इन डेप्थ हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, बट विद दैट आपका मशीन लर्निंग के कंसेप्ट खत्म होते हैं। ठीक है, हम डीप लर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद एक प्रोजेक्ट भी कराना है मेरे को, अभी तो टाइम है हमारे पास। सो कहाँ पे हो आप कोड लिखने में, ये वाला, इसको इधर करूँ या लिख लिया इतना, लिख लिया ना, नहीं लिखा, ऊपर वाला पूछता हूँ कि इसको इधर कर देंगे, आपने नहीं लिखा, एक बार लिख लो आप भी पहले। ठीक है, लिख लो, फिर बता देते हैं। तो फिर एक काम और करें, कोड की फाइल में आपको भेज देता हूँ, प्रोजेक्ट पे बात कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट भी करना है ना हमें मशीन लर्निंग का एक, है ना। कोड समझ तो आया ही है। ठीक है, तो एक बार हम लास्ट अपना प्रोजेक्ट भी खत्म कर लेते हैं। गिव मी अ सेकंड। जो हम करने वाले हैं, पहले प्रोजेक्ट बता देता हूँ क्या है। हम ना अभी फेशियल रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
कि भाई वी विल ट्रेन अवर मॉडल टू रिकॉग्नाइज फेसेस, ठीक है। कि भाई आपने अपने फेस पे अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, तो जब भी आपका फेस मॉडल देखेगा तो वो उसको बोलेगा कि हाँ भाई ये मैं जानता हूँ, बाकी और किसी का देखेगा तो मना कर देगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं कॉल्ड ओपन सीवी, ठीक है। ओपन सीवी इज फॉर कंप्यूटर विजन। जो आपके लैपटॉप में कैमरा है ना, वेब कैम है, उसको एक्चुअली एक्सेस करने के लिए हमें पाइथन के अंदर अगर उसको एक्सेस करना है वेब कैम को, तो हमें ओपन सीवी की नीड पड़ती है। करेंगे पॉइंट कि भाई फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए उसे फेस दिखना तो चाहिए। फेस कैसे देखेगा? कैमरे से। कैमरे को अपने पाइथन से कनेक्ट भी करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट तो मैं सीधा सीधा लिख नहीं सकता ना कि भाई वेबकैम खोल दो, वो कुछ तो कंसेप्ट चाहिए। तो दैट हेल्पर लाइब्रेरी इज ओपन सीवी, ठीक है। उसके अंदर एक और लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ विच इज कॉल्ड फेस रिकॉग्निशन, ठीक है। जो ये लाइब्रेरी है, ये बेसिकली मेरे को ना प्री ट्रेन्ड मॉडल्स देती है, ठीक है। देखो अब हमारा ना गोल क्या है कि जब हम नहीं, जब आप रन करोगे तभी ऑन होगा, ऑटोमेटिकली कैसे होना जाएगा? हाँ, रन करने पे ऑटोमेटिकली होना जाएगा, ठीक है। तो जो फेस रिकॉग्निशन की लाइब्रेरी है, उसको समझने के लिए आपको ना कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। हम ना अपने मॉडल को जस्ट फेस रिकॉग्नाइज करना नहीं सिखा रहे, हम अपने मॉडल को एक स्पेशलाइज्ड फेस रिकॉग्नाइज करना सिखा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस है कि भाई मैंने मान लो एक किसी कैट की इमेज दिखाई और एक ह्यूमन की इमेज दिखाई, तो ह्यूमन के फेस को बोल पाए कि हाँ ये ह्यूमन है, दिस इज बेसिक फेस रिकॉग्निशन, ठीक है। इस तरीके का मॉडल मेरे को ट्रेन करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस ऑफ ह्यूमंस चाहिएंगी, है ना। बट इतना बड़ा डेटा सेट तो अवेलेबल होता नहीं हमारे पास, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम ना एक ऑलरेडी ट्रेन मॉडल यूज कर रहे हैं जो कि फेस रिकॉग्निशन के लिए बना हुआ है, कि वही वो ह्यूमंस के फेसेस को बाकी फेसेस से पार्ट बता सकता है, ठीक है। हम ये मॉडल प्री ट्रेन्ड यूज कर रहे हैं, उस मॉडल पे हम कर रहे हैं फाइन ट्यूनिंग। ये फाइन ट्यूनिंग का क्या मतलब होता है? उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। और मॉडिफाई किस तरीके से कर रहे हैं कि भाई फेस तो डिटेक्ट कर ही पा रहा है, साथ ही मेरे को सिर्फ ऐसा फेस डिटेक्ट करना है जिसके अंदर ये स्पेसिफिक फीचर्स अवेलेबल हो, जिसके अंदर ये स्पेसिफिक फीचर्स अवेलेबल हो, क्योंकि हर एक ह्यूमन के फेसेस के फीचर्स अलग अलग होते हैं, राइट। तो हम सिर्फ उसे अपने या जिस भी फेस पे आप ट्रेन करोगे उस फेस के फीचर्स दे रहे हैं कि भाई फेस रिकॉग्नाइज करो, उस फेस के फीचर्स मैच करो, और फिर बताओ कि भाई रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये गोल है हमारा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं किया, लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट करी, और यहाँ पे ना थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट यूज करी है मैंने, क्योंकि गूगल कोलैब के अंदर कैमरा एक्सेस करने के लिए ना, अब वेबसाइट है एक तरीके से ये, तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर ना सिर्फ लिख नहीं सकता कि भाई ओपन कर लो, ओपन सीवी को बोल नहीं सकता कि कैमरा ओपन कर दो, क्योंकि ओपन सीवी जब कैमरा ओपन करता है ना, तो वो एक अलग से विंडो खोलता है, ठीक है। एक अलग से विंडो खोलता है। अब इसके अंदर वो अलग से विंडो खोल ही नहीं सकता, जो भी आउटपुट आ रहा है मेरे को यहाँ नीचे इस जो आउटपुट वाला पार्ट होता है उसमें दिखाना होता है। तो इस वजह से मैंने एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखा है जो कि उस विंडो को बेसिकली यहाँ पे एम्बेड कर देता है। आपको इसको समझने की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आपके नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डिस्प्ले जीएस यूज किया, ठीक है। मतलब बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट वाला जो विंडो है बेसिकली उसको डिस्प्ले करा दिया, मतलब एक्चुअली हम चीजों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। मैंने इवेल किया कि हाँ, इवेल जीएस लिया मैंने, एक फोटो क्वालिटी कि भाई एक फोटो क्लिक करेगा और क्वालिटी जो भी मैं सेट करके दूंगा वो उस क्वालिटी में एक फोटो क्लिक करके डेटा के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, इमेज बाइट्स, मतलब मैं अब डेटा है उसको मेरे को सबसे पहले नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसको इमेज थोड़ा ना समझ आती है, मॉडल्स को सॉरी इमेज थोड़ा समझ आती है, राइट। तो हमने यहाँ पे इमेज बाइट्स में उसे मतलब बेसिकली इंटीजर्स में कन्वर्ट कर दिया उसे, ठीक है। उसके बाद मैंने np डॉट np array लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको जो मेरे पास इमेज बाइट्स थी, नंबर्स थे, उनको एक numpy के एरे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्रॉम बफर यूज किया है, ठीक है। फ्रॉम बफर यूज करने से मेरा फायदा क्या मिलता है कि भाई इमेज की क्वालिटी अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब 4K 8K इमेज है कोई, तो उसके अंदर पिक्सल डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, पिक्सल बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने 28 by 28 देखा तो 784 पिक्सल बन रहे थे। अब इमेजिन करो कि 4K by 4K है, मतलब 4000 पिक्सल ऐसे, 4000 पिक्सल ऐसे है, तो 4000 का स्क्वायर हो गया, है पॉइंट। तो ये कुछ 1,60,000 के आसपास हो जाता है ना। तो बहुत सारा डेटा होता है, इसलिए हम फ्रॉम बफर यूज करते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा डेटा करके प्रोसेस करना करवाना है हमें, ठीक है। उसके बाद
मैंने इमेज कंस्ट्रक्ट करी, ठीक है। फॉर देखो इमेज मेरे को कंस्ट्रक्ट करने की इसलिए पड़ती है क्योंकि ना अब मैं दिखाऊंगा भी तो सही कि भाई ये इमेज रिकॉग्नाइज हुई है या नहीं हुई है, तो आउटपुट में दिखाना तो पड़ेगा मेरे को। तो मैंने इमेज रिकंस्ट्रक्ट करी CV2 को यूज करके, ओपन सीवी को यूज करके बेसिकली, ठीक है। आई एम डिकोड मतलब इमेज को डिकोड करना है, एनपी एरे से, इस वाले एरे से डिकोड करनी है इमेज, ठीक है। और आई एम रीड कलर मतलब कलर के अंदर इसको डिकोड करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, CV2 डॉट आई एम राइट फाइल नेम एंड इमेज, उस इमेज को सेव कर लेगा और जो इमेज यहाँ पे थी उसको रिटर्न कर देगा। ये फंक्शन बनाया मैंने।